नमस्ते दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को डेली करंट अफेयर की रिवीजन वाली क्लास में। आज है तारीख 9 जनवरी 2025 और आज जितने भी सारे तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़े हैं उन सारे की सारी क्वेश्चंस को हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मोटिवेशन लाइन है जो कि आपको पूरी दिन ऊर्जावान बनाएगा। कहता है कि वह पथ क्या पथिक के लिए कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो, नाभिक की धैर्य कुशलता क्या, जब धराएं आपके प्रति कूल ना हो। जयशंकर प्रसाद जो कि हिंदी रचनाकार हैं उनकी ये कही गई बात है और इनसे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो पाएंगे। अगला नंबर प्रश्न है, कहता है दोस्त की भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 11th चेयरमैन ऑफ द इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। तो भारतीय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 11वें के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंटमेंट किया गया है? तो वो किया गया है आपका बी नारायण को किया गया है। आप बी नारायण को आप देख सकते हैं। भारत सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष संगठन यानी कि इसरो के वैज्ञानिक बी नारायण को इसरो का 11वां अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग यानी कि DOS का सचिव नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं कि अभी वर्तमान अध्यक्ष जो है वो आपका एस सोमनाथन का स्थान ये लेंगे। वर्तमान में जो अभी थे उनका जो है वो उसको चेंज करके आपका बी नारायण को जगह मिलेगी। 14 जनवरी 2025 14 जनवरी 2025 को अपना पदभार ग्रहण करेंगे बी नारायण को 14 जनवरी 2025 से 2 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक के लिए इनकी नियुक्ति किया गया है। वी नारायण के बारे में कुछ जानते हैं। ये प्रतिष्ठित वैज्ञानिक है। प्रतिष्ठित क्या है? प्रतिष्ठित ये वैज्ञानिक है। रॉकेट और अंतरिक्ष यान प्रणोदन के विशेषज्ञ हैं और ये 1984 में इसरो में शामिल हुए थे। देखिए आप यहाँ पे कुछ रॉकेट्स के कुछ पार्ट्स हैं जिसको यहाँ पे दिखाया गया है। बी नारायण के बारे में थोड़ी बात और जानिए कि ये बाद में लिक्विड प्रोपल्स सिस्टम सेंटर यानी कि LPSC के निदेशक बने हैं और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि PSLV परियोजनाओं से जुड़े हुए थे। उनका 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 आदित्य स्पेस क्राफ्ट चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के लिए प्रोपल्स सिस्टम में भी योगदान था। मतलब पहले जो लॉन्च हुआ था। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट आती है कि ये तो बदलते रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ भारतीय संविधान अनुसंधान संगठन की यानी कि आप कह सकते हैं कि स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की थी और नारायण ऊपर में नारायण रहती है, इसलिए अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के जो अध्यक्ष अभी बनेंगे वो आपका बनेंगे, कौन बनेंगे? नारायण जी बनेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट जो आती है दोस्त ये आती है, यहाँ से क्वेश्चन आपको हमेशा बनती है। भारतीय अंतरिक्ष संगठन यानी कि इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो की बात कर रहा हूँ, जिसकी स्थापना 1969 में होती है 15 अगस्त को। आप इसरो की बात देखिए कि इसरो यानी कि अंतरिक्ष में जो जाएंगे वो आज़ाद रहेंगे, तो आज़ाद रहेंगे यानी 15 अगस्त। और 1969 यानी कि 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था, तो उससे रिलेट आप करिएगा 1969 को हुई थी। इनकी मुख्यालय जो है वो आपका बेंगलुरु है। बेंगलुरु आपके पड़ती है कर्नाटक में और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से अपना 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 रॉकेट प्रक्षेपित करता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसरो के संस्थापक और पहले अध्यक्ष थे। पहले अध्यक्ष अगर पूछते तो ये भी इंपॉर्टेंट बनती है कि विक्रम साराभाई जो था वो इसरो का कौन था, तो ये पहले अध्यक्ष और इनकी संस्थापक है। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी माना जाता है। विक्रम साराभाई को आप याद रखिएगा कि सारा के सारा जो है वो खर्चा इन्हीं को करना पड़ा था। अगला नंबर प्रश्न है दोस्त, कहता है कि AFC एशियन कप 2027 का आयोजन किस देश में किया
किया जाएगा? विच कंट्री विल होस्ट द AFC एशियन कप 2027? तो AFC एशियन कप 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो किस देश में किया जाएगा? तो वो किया जाएगा आपका सऊदी अरबिया। आप सऊदी अरबिया के बारे में आप लोगों ने जानते होंगे। AFC एशियन कप 2027 सऊदी अरब यानी कि रियाद, जद्दा, अल खोबर में 7 जनवरी से 5 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। ये जो है वो रखा गया है। और अगर मैं बात करूं AFC की यानी कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, क्या बोलते हैं? AFC को बोलते हैं एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। आप 2-3 बार बोलिएगा, इसको याद हो जाएगा। एशियन एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन बोलते हैं, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, जिसकी स्थापना होती है 7 मई 1954 को होती है और इसकी मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में मौजूद है। इसमें सदस्यों की संख्या जो है वो 47 है और अध्यक्ष जो है वो आपका सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा, ये आपका सऊदी अरबिया की है। AFC एशियन कप 2023 का आयोजन कतर में किया गया था और इसका विजेता भी कतर रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्त कि AFC का फुल फॉर्म होती है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, जिसकी स्थापना 7 मई 1954 को होती है, जिसकी मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में मौजूद है। इसमें सदस्यों की संख्या 47 है और इसकी अध्यक्ष जो है वो आपका सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा हैं। और AFC एशिया कप 2023 का आयोजन कतर में किया गया था और इसका विजेता जो रहा था वो आपका कतर ही रहा था। AFC एशियन कप का आयोजन 4 साल में किया जाता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें आप ध्यान रखिएगा। किस देश ने भारतीय परमाणु इकाइयों से प्रतिबंध हटाने की योजना बनाई है? विच कंट्री प्लान टू लेफ्ट द बैन ऑन इंडिया न्यूक्लियर यूनिट? तो आपका अमेरिका। किस देश ने भारतीय परमाणु इकाइयों से प्रतिबंध हटाने की योजना बनाई है? तो वो आपका बनाई है अमेरिका। आपको पता होगा अमेरिका के बारे में, अमेरिका एक पूंजीवादी कंट्री है, पूंजीवादी एक देश है। और अमेरिका के इसके पहले राष्ट्रपति हुआ करता था जो बाइडन, लेकिन अब जो है यानी कि ये 46वें नंबर के राष्ट्रपति हुआ करते थे जो बाइडन, लेकिन अब जो 47वें नंबर के जो राष्ट्रपति वहाँ पर बनी है वो आपका बनी है डोनाल्ड ट्रंप बनी है। इस बार उन्होंने मौका को अपने हाथ से चूकने नहीं दिया। अमेरिका की सरकार भारतीय परमाणु संस्थाओं पर प्रतिबंध हटाने की योजना बना रही है और प्रतिबंधों के कारण भारतीय परमाणु संस्थान यानी कि अमेरिकी कंपनियों के साथ सहयोग नहीं कर पा रही है। अब देख सकते हैं अभी हाल ही में हमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की निधन हो गई है। भारत अमेरिका सैन्य परमाणु समझौते पर 2008 में हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन बाधाओं के कारण भारत को अमेरिका परमाणु रिएक्टरों की आपूर्ति की योजना लागू नहीं हो पाई थी। भारत में परमाणु ऊर्जा संस्थान की बात कर लेते हैं यानी कि एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान आपका जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र आपका मुंबई में। देखिए भाभा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भाभी मिलती है। भाभी कहाँ पे मिलती है? जी आप कहेंगे मुंबई में मिलती है। कौन सी भाभी? आप कहेंगे हीरोइन वाली भाभी। अच्छा, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान आपका कलपक्कम है। अब इंदिरा गांधी कैसे याद रखें? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान, इंदिरा गांधी को आप ऐसे देखिए कि इंदिरा गांधी जो है जिनको कि मार दिया गया था गोली से यानी कि बम से, यानी गोली से बम से मार गया था। और इंदिरा गांधी अपनी क्षमता के अनुसार पूरी 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 राष्ट्रपति पूरी संसद को हिला करके रख दिए थे। तो आप कहेंगे पूरी संसद को कैसे हिला करके रखे थे? वो कलम के जोड़ से रखे थे। तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पे है जी? आप कहें कलपक्कम में है। राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, ये आपका इंदौर में। देखिए राजा आदमी जो रहती है ना वो कैसे रहती है? राजा आदमी रहती है जो बिल्कुल राम की तरह रहती है। और राम कैसे रहती है? राम जो रहती है वो आपका हमेशा की तरह हमेशा पैदल रहते हैं, हमेशा सिंपल रहते हैं, मतलब कि हमेशा वो यात्रा में रहते हैं, दौरे में रहते हैं, इंदौरे में रहते हैं। उसके बाद में आपका परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र, ये आपका कोलकाता में। तो परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कहाँ पे है जी? कोलकाता में। इसको देखिए याद करने की बहुत अच्छा तरीका है। देखिए साइक्लोट्रॉन केंद्र की बात हम लोग कर रहे हैं जी।
तो जब भी अगर मैं साइक्लोन की बात करता हूँ तो साइको कौन रहती है? साइको रहती है जो हमेशा बदलते रहती है, हमेशा नए नए चीज़ों को सीखते रहती है, वो साइक्लो रहती है। और बदलने की चीज़ इसका मतलब है कि वो अप टू डेट रहना चाहती है, यानी कि वो कभी कॉल से इधर पूछ लेती है, कभी उधर पूछ लेती है, यानी कि कोलकाता आपका हो गया। परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय आपका हैदराबाद में, और वैश्विक नाभिकीय ऊर्जा साझेदारी केंद्र आपका गुड़गांव में है। चलिए, 3 प्रश्न जिसकी जवाब आप लोगों ने दी है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत जब स्वतंत्र हो रहा था तब उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो सरदार सरोवर परियोजना आपका नर्मदा नदी पर बनाई गई है। देखिए, सरदार जी बहुत नरम स्वभाव के रहते हैं, इसलिए नरम रहते हैं। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव आपका है गंगा डॉल्फिन है। वापस से 3 प्रश्न जिसकी जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा वाहन कहलाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में मौजूद है? और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसकी जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देनी है। कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। आइए आज के चौथा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि केंद्र सरकार ने भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति का स्मारक बनाने की घोषणा की है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू बिल्ड अ मेमोरियल ऑफ विच फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो वो है प्रणब मुखर्जी। केंद्र सरकार ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति जिनका निधन हो गया है, पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनका जो अभी दुनिया में नहीं है, स्मारक बनाने की घोषणा जो किया है वो किया आपका प्रणब मुखर्जी का। प्रणब मुखर्जी को आप देख सकते हैं, जब हम 8 क्लास में हुआ करते थे तब जो है वो प्रणब मुखर्जी जो थे वो आपका भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो पूर्व राष्ट्रपति थे। चलिए, सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्मारक के लिए राष्ट्रीय स्मृति परिसर के भीतर एक स्थल निर्धारित किया है, और राष्ट्रीय स्मृति परिसर राजघाट परिसर का एक हिस्सा है। और 13 अगस्त 2020 की मैं बात बोलता हूँ आपसे दोस्त, कि 31 अगस्त 2020 को प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया था। कब हुआ था जी? आप कहेंगे 31 अगस्त 2020 को इनको निधन हो गया था। उस समय तो मेरे ख्याल से कोरोना वायरस आया हुआ था, और आपको पता होगा अभी हाल ही में कुछ और भी वायरस आ रही है। तो 31 अगस्त 2020 को प्रणब मुखर्जी की निधन हो गई है। उन्होंने 2012 से 2017 तक भारत में 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। उन्होंने 2019 में प्रणब मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और उन्होंने उन्होंने 2008 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाती है कि उनको प्रणब मुखर्जी जो कि आपका भारत के पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो उनकी शासनकाल 12 से लेकर के कब था जी? आप कहेंगे 12 से लेकर के 17 तक था, और उनको भारत रत्न 2019 में मिला, पद्म विभूषण उनको मिला 2008 में मिला। चलिए, अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि U17 ब्रिटिश जूनियर ओपन का खिताब किसने जीता है? हु हैज वोन द U17 ब्रिटिश जूनियर ओपन टाइटल? तो वो आपका जीता है अनाहत सिंह ने जीता है। चलिए, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि भारत की स्क्वैश खिलाड़ी, आप ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि अनाहत अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित है? तो वो स्क्वैश से संबंधित है। तो भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत अनाहत सिंह ने ब्रिटिश जूनियर ओपन 2024 में अंडर 17 बालिका एकल का खिताब इन्होंने जीता है, और उन्होंने मिस्र की मालिका एल कराक्सी को रोमांचक फाइनल में 3-2 से हराया है। यह ब्रिटिश जूनियर ओपन में उनका तीसरा तीसरा खिताब है, और आपका जो है वो इससे पहले उन्होंने अंडर 11 2019 में, और अंडर 15 जो कि 2023 के श्रेणियों में इन्होंने जीत दर्ज किया था। कुछ स्पोर्ट्स जिसकी बातें आपको जरूर देखनी है, जैसे कि पश्चिम बंगाल ने अभी हाल ही में 33वीं संतोष ट्रॉफी का खिताब अभी जीता है, और हरियाणा स्टीलर्स ने प्रो कबड्डी लीग यानी कि PKL 2024 का खिताब इन्होंने जीता है। चलिए, अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न से पहले आपके नॉलेज की फैक्ट्री में है कुछ, जैसे कि हम लोगों ने भारत ने हमारे टारगेट किए हैं कि हम जो है वो कुछ टारगेट को 2030 तक जो है वो हमें हासिल करना होगा। तो कुछ टारगेट है जिनको हासिल करना है 2023 तक, कि
कि पहला तो है कि आपका गरीब उन्मूलन, यानी कि गरीबी को हम लोग पॉवर्टी को हटानी है, पॉवर्टी को हमें दूर करनी है। दूसरा आपका जो शून्य भूखमरी है, उसको भूखमरी को हमें कोशिश करना है कि ये शून्य में हो जाए। अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, यानी कि लोग जो है वो हमेशा हैप्पी रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यानी कि क्वालिटीज एजुकेशन आपको प्रोवाइड करनी है। लैंगिक समानता, उसके बाद में आपका स्वच्छ जल और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, अच्छा कार्य और आर्थिक विकास, यानी कि गुड वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा, असमानता असमानता कम करना, टिकाऊ शहर और समुदाय, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, आपका जलवायु कर करवाई, जल के नीचे जीवन, भूमि पर जीवन, और आपका शांति और न्याय, मजबूत संस्थाएं, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साझेदारी। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है जो कि आपके भारत का गोल है। अगर आपकी ज़िंदगी में गोल नहीं है तो आप गोल बनाइए। अगर आप कुछ नहीं बनाते हैं गोल, तो आप एक जिंदा नहीं बल्कि एक मरा हुआ इंसान है। अगर किसी की ज़िंदगी में अगर कोई गोल नहीं है तो वो एक जिंदा नहीं बल्कि एक मरा हुआ इंसान है। अगर आप गोल नहीं बनाते हैं, कोई भी गोल के प्रति, लक्ष्य के प्रति नहीं जीते हैं, डेली लक्ष्य के प्रति अगर नहीं जागते हैं, तो वो आपके लिए दिन भी बेकार रहेगा। तो गोल बनाइए, उठिए और उसको मेहनत करिए, पसीना बहाइए और उसको पूरा करने के लिए अपने जी जान को लगाइए। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशल कैशलेस उपचार योजना की घोषणा किसने की है। आपको बताओ कि सड़क पर हमेशा दुर्घटना होती रहती है। हु हैज अनाउंस्ड द कैशलेस कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट व्हीकल्स। तो वो आपका है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी को आप जानते होंगे, इन्होंने जो योजना बनाई है कि आपका सड़क दुर्घटना बहुत सारे इंसान को हो जाती है, जिसमें आपका कैशलेस उपचार की व्यवस्था किया जा रहा है। अब देख सकते हैं कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री अगर आपसे पूछता है तो वो नितिन गडकरी का नाम आएगा। ये सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना की घोषणा की है। इस योजना में 7 दिनों तक या तो फिर अधिकतम 1.5 यानी कि 1.5 लाख रुपए तक की चिकित्सा व्यय के कवर किए जाएंगे। दुर्घटना की सूचना 24 घंटे के भीतर आपको डिफेंस यानी कि पुलिस को आपको देना होगा। इसमें आपका जो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था, हिट एंड रन मामलों में मृत्यु के लिए मृतक तत्काल परिवार को 2 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। और 2024 में पूरे भारत में सड़क एक्सीडेंट से आपका 1.8 लाख लोगों की मौत हो गई है। तो बहुत ही दुखद बात है, अगर एक्सीडेंट हो जाती है तो ऐसे में वो लोग जो एक्सीडेंट करते हैं उनका तो घायल होता ही होता है, साथ में जो एक्सीडेंट जिसको करते हैं वो भी अपने घायल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और उनका भी कोई ना कहीं परिवार होती है। अगला नंबर प्रश्न कहता है, तो ऐसे में मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगा कि आप जो है वो गाड़ी को या बाइक को जो भी चलाते हैं वो अपनी अपनी कैपेसिटी में चलाएं। सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष यानी कि 2024 से 25 के लिए भारत की जीडीपी कितनी रहेगी। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, व्हाट विल बी द जीडीपी ऑफ इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो आपका आया है 6.4। सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए जीडीपी क्या होती है दोस्त, आप कहेंगे जीडीपी का फुल फॉर्म सभी जानते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है, यानी कि एक साल के अंदर आपके देश में जितने भी उत्पादित होती है उन सभी को अगर एक साल में हम कंक्लूज करें तो वो आपका जीडीपी होती है। यहाँ पे जीडीपी के बारे में बताया गया है कि यदि किसी देश में एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को जीडीपी कहते हैं, यह किसी देश की आर्थिक गतिविधि का माप है। सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं तो ये आपका किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार और स्वास्थ्य को दर्शाने वाला एक संकेत है। अगर मैं बात करता हूँ आपसे, जीडीपी आम आदमी पर सीधा असर करती है। अगर जीडीपी बढ़ती है तो लोगों के लिए कमाई के ज़्यादा अवसर बनते हैं
और उनके जीवन स्तर पर भी सुधार होता है। जब जीडीपी गिरती है तो इसका मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है, मतलब कि लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं लोग जो है वो अपनी आय को डिक्रीज करने में लगे हुए हैं। अगर मैं अर्थव्यवस्था यानी कि जीडीपी की बात करता हूँ तो दुनिया की सबसे टॉप 5 अर्थव्यवस्था की लिस्ट में आपका इंडिया भी आती है। सबसे पहले आपका आती है चाइना आती है, उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका आती है, उसके बाद में 3 नंबर पर हमारे इंडिया आती है, फिर चौथा नंबर पर रूस आती है, और 5वां नंबर पर हमारा टेक्नोलॉजी की दुनिया के रखने वाले पैर जापान आती है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि 31 जनवरी को ग्रीन महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया। आपको पता होगा अभी महाकुंभ हो रही है। भेयर बिल द ग्रीन महाकुंभ बी हेल्ड ऑन जनवरी 31। तो 31 जनवरी को आपका होगा प्रयागराज में। तो 31 जनवरी को ग्रीन महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया जाएगा, आपका प्रयागराज में। आप देख सकते हैं इनकी नज़ारा देखिए। मैं तो इनके मामले में अगर धार्मिक के मामले में हूँ तो मैं तो धार्मिक से जुड़ा हुआ हूँ, बट कुछ इस तरीके से मैं लोगों को जो देखता हूँ कि मतलब कि धार्मिक के नाम लेकर के नदी को गंदे किए जा रहे हैं। तो आप पे एक चीज़ तो आप पुण्य कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आप वहीं पुण्य से अलग हट रहे हैं, क्योंकि आप नदी को खराब कर रहे हैं, नदी को गंदगी कर रहे हैं। उसकी पानी कहीं ना कहीं पिया जाता है, कहीं ना कहीं आपकी जानवर या जो भी पिए जाते हैं उससे लोग बीमार होते हैं, उसकी दूध आप खाते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब कि हम ही को नुकसान होती है अगर हम पर्यावरण के कुछ छेड़छाड़ करते हैं तब। प्रयागराज में कुंभ पर्व के दौरान 31 जनवरी को ग्रीन महाकुंभ का आयोजन होगा, और इसमें 1,000 से ज़्यादा एनवायरनमेंट और वाटर कंजर्वेशन वर्कर्स शामिल होंगे। अच्छा, वर्कर्स भी शामिल हैं इसमें, तब तो ठीक है। इस शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास आयोजित करेगा, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको पता है कि योगी बाबा हैं, इनके मुख्य संरक्षक भी होंगे। ग्रीन महाकुंभ में प्रकृति पर्यावरण पानी और सफाई के मुद्दों पर नेशनल लेवल की बैठक होगी। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि पहली बार किस स्टेडियम में महिला वनडे मैच का आयोजन किया जाएगा। बीच स्टेडियम विल होस्ट द वुमेन्स ओडीआई मैच फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वो आपका राजकोट है। भारत और आयरलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेली जाएगी। कौन जी? निरंजन शाह स्टेडियम में खेली जाएगी। भारत और आयरलैंड के 3 मैचों की वनडे सीरीज। आपको पता होगा आयरलैंड के खिलाफ मुकाबले में हरमनप्रीत कौर की जगह स्मृति मंधाना कप्तानी करेगी। भारत के कुछ प्रमुख स्टेडियम है जो कि आपको याद रखनी है, जैसे कि आपका ईडन गार्डन है तो आपका कोलकाता में है। ईडन गार्डन यानी कि इधर से कॉल करिएगा तो इधर से कॉल करिएगा तो आपका गार्ड जो जाने नहीं देगा कॉल करने से, क्योंकि कॉल चलेगा नहीं। कॉल इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि पैसा दीजिए आप जाइए। तो ईडन गार्डन आपका कोलकाता में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम सब लोग जानते हैं कि मोटेरा स्टेडियम को नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। कल के डेट में कोई और भी प्रधानमंत्री बनेगी तो नरेंद्र मोदी की नाम को हटा करके अपने नाम को वहां पर दर्ज कर देगी। ये अहमदाबाद भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है। उसके बाद है आपका एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम, वो आपका बेंगलुरु में। देखिए एम चिन्ना स्वामी, एम से आपका होती है कि एम बी ए होती है। तो एम से आपका एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम हो जाएगा एम, और वी से आपका हो जाएगा बेंगलुरु हो जाएगा। चलिए अरुण जेटली स्टेडियम, ये कौन नहीं जानता है कि अरुण जो है जब दिल्ली में गया था तो उनको दिल लग गया था दिल से। तो अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में मौजूद है। भारत रत्न भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम, ये लखनऊ में। तो अटल बिहारी वाजपेयी, अगर आप ऐसे याद रखें कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है, अटल बिहारी वाजपेयी को आपने जानते होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो आपका अटल बिहारी वाजपेयी को आपका क्या कहा जाता है जी? आप कहेंगे जीएसटी की जनक कहा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी को आपने जानते होंगे।
अच्छा, जीएसटी से हमें क्या याद आती है, जीएसटी जो है वो सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर देने पड़ेगी तो वो किस राज्य में देने पड़ेगी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग जनसंख्या हो गए, तो वो कहाँ पे है जी, आप कहेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, तो लखनऊ में वानखेड़ा स्टेडियम कौन नहीं जानता है, ये तो आपका मुंबई में है। आज का लास्ट नंबर प्रश्न कहता है कि सिपाही जाला वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, जिसमें आपका दुर्लभ दुर्लभ बैंडेड रॉयल 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 तितली पाई गई है। तो आप कहेंगे सिपाही जाला वन्य जीव अभयारण्य यानी कि सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, द रेयर वनडेड वनडेड रॉयल बटरफ्लाई हैज़ बीन फाउंड, तो आपका त्रिपुरा है। त्रिपुरा के सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार इंडो-मालयन क्षेत्र की तितली की एक दुर्लभ प्रजाति देखी गई है। इस प्रजाति की पहचान वैंडेड रॉयल तितली या तो फिर आपका जो है वो रचना जलींद्र इंदिरा के रूप में की गई है। सिक्किम के राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव के बारे में जानते हैं, जैसे आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका सिक्किम में है जी। आप कहेंगे सिक्का, सिक्का सिक्का से हमें क्या याद रखना, सिक्का जो है वो आपका कांच की भी रहती है, सिक्का जो है वो आपकी कांच की रहती है, सिक्का जो है वो कांच की रहती है, नहीं जी नहीं रहती है जी। अच्छा, आपका पंगो लखा वन्य जीव अभयारण्य, आप कहेंगे सिक्का से कोई पंगा लेगा जी, पैसे से कोई पंगा तो लेने के लिए सोचता ही नहीं है। उसके बाद में आपका सिक्का की बात करते हैं तो वारसी रोडोडेंड्रोन वन्य जीव अभयारण्य, ये आपका वारसी। अच्छा, सिक्का से कोई सिक्का सिक्का को कोई एक बरस रख सकता है, आप कहेंगे जी बिल्कुल रख सकता है। उसके बाद में आपका फैमबोंग लो वन्य जीव अभयारण्य, ये आपका सिक्का से कोई फैसला कर सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल करता है। जब हम लोग मैच खेलने जाते थे तो उसमें टॉस करते थे, तो सिक्का से फैसला क्यों नहीं होता, हो सकता है। अच्छा चलिए, अब ट्रिपल आर के लिए तैयार हुई है। क्या कहता है कि न्यायमूर्ति मुर्दू निरूपा बिंदुसिनी फर्नांडो किस देश की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, तो अब कब बनी है, श्रीलंका की। भारत और किस देश में हरिमाऊ शक्ति अभ्यास शुरू किया गया है, तो आपका किया गया मलेशिया में। और निटुम्बो नंदी नैदत्वा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो आपका बनी है नामीबिया की। और भारत ने फाइनल में किस टीम को हरा करके 11वां पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 को जीता, तो वो आपका पाकिस्तान को। किस देश में राष्ट्रपति द्वारा मार्शल लॉ लगाया गया था और कुछ ही घंटों में हटा दिया गया था, तो आपका दक्षिण कोरिया। हम लोगों ने पढ़ा था, याद होगा आपको। जस्टिन ट्रूडो किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, तो वो कनाडा की है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी कि एएफआई का फुल फॉर्म होती है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो बहादुर साहू बने हैं। हाल ही में किस राज्य में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया है, तो आपका किया गया तमिलनाडु में। ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल हुआ है, तो इंडोनेशिया हुआ है। अब जो है वो आपको पता होगा, ब्रिक्स में जो है वो 10 देश हो चुके हैं। और भारत साइबर हमलों के मामले में भारत कितने स्थान पर आते हैं, तो वो सेकंड नंबर पर आती है। पहला नंबर पर आती है आपका अमेरिका। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है, तो वो आपका ओम बिरला ने किया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया, तो दिया गया तेजस्विनी। और आपका जो है वो भारत भारत पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है, तो आपका अमित शाह ने किया है। हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है, तो हनोई को किया गया। भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर किस राज्य में लॉन्च किया गया है, तो आपका किया गया है सिक्किम में। और लूसेंट के कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जैसे जीवाणु की खोज आपका ल्यूवेन हॉग ने किया था। मानव आंत में पाए जाने वाली जीवाणु आपका एसरीसिया कोलाई है, एसरीसिया कोलाई। मानव आंत में पाए जाने वाली जीवाणु एसरीसिया कोलाई है। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा गया है, तो वो कहा गया आपका लिनियस को। इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1969 में हुई थी। इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है। और आपका एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है, कुआलालंपुर हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा जाकर के पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो वो सऊदी अरबिया करेगा।
और आज का सवाल है, कहता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसकी आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देनी है, और ये पिक्चर्स किसकी है इसके बारे में आपको 10 लाइन लिखनी है। बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।